वो भी हमको देखना होगा। और 2022 में ब्राह्मण समाज ने कितना बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, हाथी को ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, फिर भी कितना वोट दिया ये भी देखने को होगा, समझना होगा। जितना 12% वोट मिला वो शेड्यूल कास्ट का मिला ज्यादा। इससे अच्छा अगर वो हाथी रहता तो अच्छा वोट प्रतिशत मिल जाता था, मैं ये समझता हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ किसी भी पार्टी के अच्छे बताने से अच्छा है उसमें क्या कमियां हो रही हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, अगर वो आप समाज के बीच रखोगे तो समाज तुलना कर सकेगी कौन गलत है कौन सही। आपकी मूर्ति का अनावरण हुआ तो चंद्रशेखर आजाद का ही विरोध क्यों, ये भी सवाल समझना होगा। क्या चंद्रशेखर आजाद की वजह से बहुजन समाज पार्टी को कोई भी नुकसान हो रहा है तो बहुजन समाज पार्टी को क्या अपनी ताकत दूनी नहीं कर देनी चाहिए? जी, लगातार तमाम बहुजन समाज पार्टी में तमाम कमियां हैं जिसको लेकर लगातार विशाल बात होनी चाहिए इस वीडियो में। जी हाँ, बात हुई नहीं रही है। सवाल ले लेना हो आप आगे बताइएगा। इस लाइन में सीधे जुड़ा हूँ कि अपनी समाज के बीच सही बात पहुंचे। क्या विशाल बसपा के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद का इस्तेमाल कर रहे हैं केसीआर? जी हाँ दोस्तों, आपने एक बड़ी बहस कहने का भी हम करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। सवाल लगातार सुर्खियों में बने हुए पूरे देश के अंदर में जिस तरीके से तमाम बहुजनों की राजनीति निकल कर आ रही है, खासतौर पर बता दें जिस प्रकार तेलंगाना प्रदेश के अंदर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक उठापटक लगातार हमको देखने को मिल रही है। जहां पर तस्वीरें सोशल मीडिया पर जिस प्रकार आपने देखा जमकर वायरल हो रही है कि तेलंगाना के अंदर में हमने देखा कि किस तरीके से तमाम बहुजनों की राजनीति हमको देखने को मिल रही है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो आरएस प्रवीण कुमार है, बहुजन समाज पार्टी का लगातार बढ़ता हुआ जनाधार बढ़ाने के पीछे में लगे हुए हैं। लगातार लोगों का जो समर्थन है वो बहुजन समाज पार्टी को आरएस प्रवीण कुमार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर जिस प्रकार हमने देखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर इनके रातों की नींद उड़ी हुई है, लगातार उनके मन मस्तिष्क में डर बना हुआ है और इसीलिए तमाम तरीके से हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उन्होंने हाल ही में मुलाकात की। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें आपने जमकर वायरल होते हुए नजर आई और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद को लेकर अभी जो केसीआर है वो कहीं न कहीं उनका इस्तेमाल तो करने वाले नहीं है, ये कहीं न कहीं लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। इसी मसले को लेकर आज हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में आज की चर्चा में मौजूद है नेशनल चौपाल हमारे चैनल के को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा और साथ ही साथ डी मिशन टीवी के फाउंडर विशाल कुमार हमारे साथ में मौजूद है। दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। और तमाम लोग आज हमारी चर्चा को देख रहे हैं उनसे सबसे पहले गुजारिश है कि आप अगर हमारी इस चर्चा को फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों में इस चर्चा को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले सवाल मैं करना चाहूंगा विशाल कुमार आपसे, किस तरीके से आप पूरे इस वाकये को देखते जहां पर हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से तेलंगाना के अंदर में जाकर जो उन्होंने केसीआर के माध्यम से कहा गया कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, भारतीय संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, ये बात उनके माध्यम से जिस प्रकार की गई, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का केसीआर के साथ में मिलना, इसको लेकर आप क्या नजरिया रखते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर में आप कहेंगे? जी बताइए। जी, अब सबसे पहले सभी को जय भीम, जो भी दर्शक हैं, और मेरा भी निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपने बोला था कि केसीआर ने एक बयान दिया था जो कि आपको पता ही, सबको पता है कि संविधान को बदल देना चाहिए। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का केसीआर से मिलना, इसमें हमको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता ही है चंद्रशेखर आजाद ने 2020 में लगभग, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तमाम ट्वीट केसीआर के खिलाफ किए थे। उन्होंने चेतावनी दी थी सीए एनआरसी तमाम जो प्रकरण को लेकर, और उनको दोषी करार देते हुए शायद केसीआर सरकार ने वहां तो उन्हें जेल में भी तमाम तरीके के उन्हें वहां से जाना पड़ा, जो भी है उन सबको देखते हुए। और हमको ये भी देखना होगा बाबा साहब अम्बेडकर जी की 125 फीट की मूर्ति भी स्टैचू उन्होंने लगाई और संविधान के खिलाफ बयान दिया। और आज आपने देखा चंद्रशेखर आजाद ने केसीआर से जब मुलाकात की तो उनके हाथ में संविधान था। तो इन सब पे हमें देखना होगा कि आखिर उन्होंने जो पहले बयान दिया था कहीं ये जो पछतावा नहीं कर रहे हो, मतलब ये पछतावा हो उन्हें कि मैंने जो बयान दिया उसकी जो माफी दलित समाज के व्यक्ति, SC/ST OBC माइनॉरिटी व्यक्ति, ये मूर्ति स्टैचू बाबा साहब की और तमाम जो बाबा साहब के नाम के उन्होंने काम किए हैं, इन सबको देखते हुए शायद उनको दलित समाज माफ कर दे। तो ये सब हमको आपको देखना होगा।
यानी कि उनका एक बयान नहीं लेके बैठना होगा जो उन्होंने संविधान के खिलाफ दिया है। शायद उन्होंने कैसे क्या दिया, पर उन्होंने जो बाबा साहब के प्रति जो अपनी दिखाई है, जो आपको पता है 14 अप्रैल पर 125 फीट की स्टैचू थे और उसमें बाबा साहब के परिवार से जुड़े हुए तमाम सदस्य भी थे, तो ये सब हमको देखना होगा। और चंद्रशेखर आजाद ने पहले भी हमला बोला था, और राजनीति में कैसे क्या है वो आप देख सकते हैं। जी जी। इंजीनियर स्नेहा हमारे साथ में मौजूद है, हमारे नेशनल चौपाल चैनल के को फाउंडर। आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगा, किस तरीके से तमाम तस्वीरों को देखते हैं और इस मसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी पराग जी, ऐसा हम इस मसले को ऐसे देखते हैं, क्योंकि राजनीति में जो है वो अपने वर्चस्व को बनाए रखना भी ये एक बहुत बड़ा विषय है, या फिर ये कह सकते हैं कि राजनीति जो है वो अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ही होती है। केसीआर की जाती हुई जो सत्ता है, उसे लग रहा है कि हमारी मेरी कुर्सी ना चली जाए, वो तमाम चीजों के लिए जो है केसीआर के ये हथकंडे हो। क्योंकि कोई भी जिसने कई समय तक कहीं पर राज्य किया हो, किसी राज्य में वो सीएम रहा हो, और जब उसे ये लगे कि अचानक से मेरी कुर्सी छीनने वाली है, मेरी कुर्सी को खतरा है, कहीं मैं सत्ता से बाहर ना हो जाऊं, तो जो सत्ता पिपासु जो लोग होते हैं वो लोग अपने सत्ता को जाने के डर से कुछ अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, और उसी हथकंडे के तहत हम इस दृश्य को देखते हैं। जी। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल चौपाल के माध्यम से ट्विटर पर एक हमने जो एक पोल किया था, जो पोल में हमने बताया कि किस तरीके से एक सवाल किया तमाम लोगों से। गुजारिश करूंगा कि उस पोल को दिखाया जाए कि किस तरीके से तेलंगाना में आरएस प्रवीण कुमार के बढ़ते असर को कम करने के लिए केसीआर चंद्रशेखर आजाद रावण का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पोल हमने चलाया और यहाँ पर तमाम लोगों ने जो जवाब दिया, आप देख पा रहे हैं कि हाँ इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी बात कहने वाले तमाम 76% लोग हैं। उसके बाद में इस्तेमाल नहीं हो रहा है ये बात कहने वाले 21% लोग हैं, और 3% ये लोग कह रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में ये जो 76% लोग, 21 और 3%, ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। इसी सवाल को लेकर आपसे भी जानना चाहूंगा विशाल जी कि किस तरीके से तेलंगाना के अंदर में क्या आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम जो बढ़ता हुआ जनाधार बहुजन समाज पार्टी का नजर आ रहा है, इसको करने के रोकने के लिए क्या केसीआर चंद्रशेखर आजाद का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या सोचते हैं इसको लेकर? जी, इसमें आपने जो पोल किया है, इसमें मेन मायने ये भी रखता है कि इस पोल में वोट करने वाले किस तरीके की, मतलब किस पार्टी को समर्थन देने वाले हैं। जी। हो सकता है इस पोल में ज्यादातर सबसे पहले शुरुआत में मैं आपको बताऊं 6:36 पे ये पोल किया गया है। 149 लोगों ने इसमें पोल में भाग लिया है और 76% हाँ इस्तेमाल हो रहा है चंद्रशेखर आजाद का, ये सब कहने वाले हैं। पर इसमें ये भी मायने रखता है, शायद इसमें जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने पोल किया हो, ये कहीं तक सटीक नहीं हम इसे कह सकते जो प्रतिशत है। हालांकि हम आपको बताने की कोशिश करें, आरएस प्रवीण जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनका जनाधार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमें आपको बताने साफ कोशिश करूं तो जो काम चंद्रशेखर आजाद या अन्य पार्टी अपनी पार्टी का प्रचार करने में करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हैं, वो काम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको फ्री में देने का काम कर रहे हैं। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद को कितनी तेलुगु भाषा आती है, कितनी तेलंगाना के लोग उनको जानते हैं, ये आपको भली बात ही पता है। और आरएस प्रवीण जी ने तेलंगाना जो आईटी का जो काम संभाल रहा है, ट्विटर पे ये ट्वीट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्वीट होता है डीएसपी फॉर आईटी तेलंगाना, शायद मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। तो चंद्रशेखर आजाद तो इसमें चंद्रशेखर आजाद के 2 फोटो साझा करते हैं और वो कहते हैं परिवार ने तेलंगाना में बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची है। उस साजिश के तहत आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने हैदराबाद में केसीआर की बेटी एमएलसी राव कविता से मुलाकात की। अब आप एक अनुमान लगाइए, चंद्रशेखर आजाद ने तेलंगाना में ज्यादातर तो काम नहीं किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम किया है। अब डीएसपी के तेलंगाना के ट्विटर हैंडल से, मेन ट्विटर हैंडल से जब ट्वीट होता है, वो लोग भी चंद्रशेखर आजाद को जान जाएंगे जो चंद्रशेखर आजाद को तेलंगाना में नहीं जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जब उनको पता है चंद्रशेखर आजाद का कोई क्या वजूद है क्या नहीं, जब वो समझ रहे हैं क्या समझ रहे हैं क्या नहीं, पर उनके समर्थन में ट्वीट करना तो ये दर्शाता है कि चंद्रशेखर आजाद को पावर को समझ रहे हैं, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। अगर उनको चंद्रशेखर आजाद से किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता तो वो ट्वीट नहीं करते। ये भी हम सबको देखना होगा। जी।
इसी के साथ बहुजन सम- इसी बात, जी जी बताइए, जी कहिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और तेलंगाना की जो टीम है, चंद्रशेखर आजाद को जितनी ज्यादा वो करेंगे, उससे ज्यादा, यानी कि तेलंगाना में ज्यादातर चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानते क्योंकि कोई ज्यादा खास काम नहीं किया है। अगर ये लोग चंद्रशेखर आजाद की खबर को चलाएंगे, केसीआर पार्टी बीएसआर उन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद सबसे ज्यादा मामले किसने उठाया? बीएसपी के तेलंगाना टीम ने। तेलंगाना जब टीम ने उठाया तो सबसे ज्यादा किसके द्वारा चंद्रशेखर आजाद को जाना गया? बीएसपी के समर्थन के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को तेलंगाना की जनता ने जाना। तो इसमें कहीं ना कहीं तेलंगाना बीएसपी चंद्रशेखर आजाद को वहां तेलंगाना के लोगों तक पहुंचाने में अहम रोल निभा रही है। जी जी, इसी मद्देनजर रखते हुए इसी सवाल को जोड़ूंगा और इंजीनियर स्नेहा जी आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जो हमने पोल आपको दिखाया है उसमें आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि क्या आपका भी मानना यही है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम वो समर्थक है जिन्होंने 76% वोट किया है, 21% वो लोग हैं जो कि आजाद समाज पार्टी को समर्थन देते हैं और चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते हैं? क्या क्या किस नजर से देखते हैं? भाग लिया उसमें उनके मानसिकता समझने की ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि समाज हो रहा है। और हम तो पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर अगर हम देखें तो हमें भी यही समझ आता है। और जैसे कि विशाल जी ने कहा है कि तेलंगाना फॉर बीएसपी फॉर तेलंगाना, इस आईटी जो आईटी सेल है तेलंगाना का भोजन फल वहां से तो वो जो इस ट्विटर अंदर से ट्वीट ऐसा हुआ है कि केसीआर जो है वो अब जो है बहुजनवादी हो रहे हैं। ये ट्वीट ऐसा है ना कि बहुजनवादी हो रहे हैं और अब वो मतलब बाबा साहब को स्वीकार कर रहे हैं। तो अब हमारा यह कहना है, मतलब ट्वीट का बता रहे कि वो जो परिवार है केसीआर का परिवार अब बहुजनवादी हो रहा है। तो उनका ये कहना है कि अब बहुजनवादी हो रहा है तो आप प्रगति भवन जो है वो भी खाली कर दो, अपनी जो तमाम अवैध संपत्ति है उसे। तो मतलब ये टारगेट जो था ना वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि सिर्फ चंद्रशेखर के लिए नहीं था, वो हमारा नजरिया जो है ना वो नजरिया थोड़ा सा मुझे लगता है कि बदलना होगा, क्योंकि वो नजरिया जो है वो केसीआर को टारगेट करने के लिए था और वो जो है सिब्बंदी की तरह जो है वो ट्वीट किया गया था। और जो दूसरी बात जो पोल की बात है, तो पोल से हटके भी हम सोचेंगे क्योंकि हम ओपिनियन पोल या फिर जो भी ये पोल सिस्टम होता है इसमें हम ये मानते हैं कि 100% लोग जो है वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। और जाहिर सी बात है अगर नेशनल चौपाल ने पोल किया है तो नेशनल चौपाल को प्यार करने वाले जो लोग होंगे वो लोग उसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में लेकिन अगर दूसरा इसका जो पहलू है अगर उसे देखा जाए तो उससे ये जाहिर समझ में आता है कि किस प्रकार से केसीआर जो है वो पहले इन क्रोनोलॉजी को समझना होगा। केसीआर के राजनीति के क्रोनोलॉजी को पहले समझते हैं। जब प्रवीण कुमार ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो तेलंगाना में चलाने में वो कामयाब हुए कि केसीआर जो है वो उसका कलर पिंक है, तो वो जो गुलाबी कलर है उन्होंने यही कहा है कि गुलाबी के अंदर भगवा है, मतलब ये बीजेपी की ही टीम है। ये एक प्रोपेगेंडा चलाने में जो प्रवीण कुमार है वो बहुत सफल हुए। दूसरी बात, केसीआर ने जितने भी दलित विरोधी काम किए, जितने भी दलितों की संपत्ति हड़पने का काम किया, दलितों के नाम पर जो जमीन आवंटित की गई थी उस जमीन को किस प्रकार से उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया और पूंजीपतियों को दे दिया, वो तमाम चीजों को जो है उसका कच्चा चिट्ठा तेलंगाना के अंदर प्रवीण कुमार ने निकाला। युवाओं को कैसा इस्तेमाल किया वो बताया। और अभी जो धांधली हुई वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में जो धांधली हुई वो इससे ये हुआ कि केसीआर जो है, अब केसीआर को ये खौफ था कि कैसे अब हम अपनी कुर्सी कैसे बचाएं। तो ऐसे में ये जो 125 फीट की जो मूर्ति लगी है बाबा साहब अम्बेडकर की, उसका एक अलग जो है उसका एक अलग इतिहास है। और वो इतिहास जो है उसका इतिहास ऐसा है क्योंकि ये जो मूर्ति बनी थी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 125वीं जयंती के मौके पर बनी थी। अभी आप देखिए तो बाबा साहब की जो 125वीं जयंती है उसको गए हुए काफी साल हो गए। तो ये 125 फीट की जो मूर्ति है वो 125वें जयंती के मौके पर बनाई गई थी, लेकिन इस
मौके के लिए बनाई गई थी, जिस स्थान के लिए बनाई गई थी वो वहां पर नहीं है। और ये एक हमने कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अंदरूनी मेरी मदद भी हो सकती है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इसे हैंड ओवर किया कि भाई अभी हमारे काम की कुछ नहीं है, आप रखो। क्योंकि 125 फीट की जो मूर्ति है ये मुंबई में लगने वाली थी, और बीजेपी ने 2014 में जब पहली बार सत्ता में आया तो उन्होंने ये कहा था कि बाबा साहब की 125वीं जयंती जो है वो बीजेपी धूमधाम से मनाएगी और बाबा साहब की जयंती के नाम पर 125 करोड़ रुपए खर्चा करेगी। और इस प्रकार के पुराने वादे जो है वो 125वीं जयंती के मौके पर किए गए थे। फिर वो जो मूर्ति है वो डाइवर्ट हुई केसीआर पर। फिर जब बीजेपी ने जो 125वीं जयंती के मौके पर कहा था कि वो मूर्ति लगेगी, उस 125 फुट की मूर्ति का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो 125 फीट की मूर्ति जो है वो तेलंगाना में इंपोर्ट हो जा रही है। और अब फिर बीजेपी ने दूसरा नारा दिया महाराष्ट्र वालों को, कहा कि अब 130 फुट की लगेगी। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स बहुत बाबा साहब के नाम पर बहुत घटिया तरीके से राष्ट्रीय और हर राज्य के स्तर पर हो गया। और इसका जो बड़ा फायदा जो है वो हमें साउथ में मिला, मतलब बड़ा फायदा मनुवाद का बड़ा फायदा जो है वो हमको साउथ में देखने को मिल रहा है। और ये कोई प्रेम नहीं है, ये डाइवर्जन है। क्योंकि साउथ के अंदर अगर आप देखते हैं तो एक साउथ में एक मूवमेंट चलता है, उनका मूवमेंट है अपने कल्चर को बचाने का मूवमेंट। तो पहले अगर हम इधर देखते हैं, उत्तर भारत में देखते हैं या फिर और भी अलग अलग राज्यों में देखते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर अपनी कोई मूवमेंट नहीं चले। यहाँ पर डायरेक्ट जो मूवमेंट चला है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट या मानवतावाद का मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट हमको दिखाई देता है, जो कि माननीय कांचीराम साहब के माध्यम से, बाबा साहब के माध्यम से चला हुआ है। लेकिन साउथ के अंदर जो है उनका अपना कल्चरल मूवमेंट है, वहां पे ब्राह्मणिज्म जो है वो उतना हावी नहीं है जितना हावी उत्तर भारत में है। तो ऐसे भी वहां के लोगों का एजुकेशनल रेशियो कहो, रिजर्वेशन का भी अगर आप रेशियो देखते तो वहां पर अधिक ही है। वहां पर ओबीसी जो है वो लगातार, मतलब ओबीसी मतलब कि बैकवर्ड लगातार शासन सत्ता में रहे। तो उनकी अपनी एक समझ है और उस समझ को तोड़ना जो केसीआर के लिए या फिर केसीआर के लिए ही नहीं, कांग्रेस बीजेपी के लिए भी ये मुश्किल रहा है। और इसीलिए जो है अब जो जैसे केसीआर को लगा कि जब बीजेपी सफल नहीं हो पा रही, वहां हम सफल हो रहे हैं, लेकिन अगर दलित वोटों को अगर हम अपने पास नहीं रख पा रहे हैं तो इससे मुश्किलें आने वाले समय बढ़ सकती है। वही मुश्किलें तब बढ़ी जब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार वहां बढ़ता गया। बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा लीडर मिला। बहुजन समाज पार्टी में जब वहां पर अपने सीएम की तरफ की भेजना लगे, ऐसे में जो केसीआर को लगा कि अब आनंद फानंद में क्या करना चाहिए, तो बाबा साहब का स्टैचू लगा लिया तुरंत। और उसके बाद जो है अब जो है एक नेता भी चाहिए होता है, एक फेस भी चाहिए होता है, जिसको लोग जो है वो फॉलो करते हैं, इसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो आज की तारीख में अगर हम गुजरात की बात करें तो जितेश मेवानी जो है वो एक समय तक एक ऐसा चेहरा था कि जो युवाओं से आ रहा था, क्योंकि बहन मायावती तो ऐसे कार से जो है बाहर निकलकर हाथ को घुमाएंगे नहीं। तो जो ओरिजिनल लीडरशिप है वो तो ये सब नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि लोकल हो, लोग जाते हो, जिनका जान पहचान से कम से कम मॉब जो है वो मैनिपुलेट हो सकता है। और वो चेहरा जो है केसीआर उस चेहरे की खोज में था और उसमें देख लिया केसीआर ने एनआरसी और सीएए के मौके पर, तो फिर उसकी बेटी ने जो है वो इनिशियलाइजेशन दिया और उसके बाद ये तमाम जो है हमारे सामने निकल आया। तो मैं अब गठबंधन की भी अगर चर्चा करते तो मैं थोड़ा और लंबा थोड़ा समय लेना चाहूंगी। गठबंधन के भी कुछ अपने जो है तत्व होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि क्या गठबंधन होने के लिए क्या आधार तो होता है, वो कोई तो आधार होगा। जब हम राजनीतिक तरीके से देखते हैं, जो इंडिया नाम से जो विपक्ष बना है तो उनका एक आधार है। उनका आधार यह है कि भाई फलाने स्टेट में मेरी पार्टी का इतना जनाधार है, फलाने स्टेट में मेरा इतना है, फलाने स्टेट में मेरा इतना है। अगर जब लोकसभा की इलेक्शन होंगे तो बिहार की पार्टियां कहेगी इस रीजन में मेरा इतना वोट बैंक है तो मुझे इस हिसाब से सीटें मिलेगी। ममता बनर्जी कहेंगे मेरा इतना वोट बैंक है तो मुझे इस हिसाब से सीटें चाहिए। तो वोट शेयर और सीट शेयर ये दोनों आधार होते हैं, जनाधार होता है कि आप गठबंधन कर रहे हैं। अगर तेलंगाना में अगर हम देखते हैं
कि ये गठबंधन की जो राजनीतिक स्टेटमेंट सामने आया चंद्रशेखर आजाद का, उसको लेकर कह रहे हैं, तो उसका क्या आधार है? जब कोई आधार नहीं है तो इसका मतलब ही नहीं होता है कि जस्ट यूज एंड थ्रो। जी 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 बिल्कुल। मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। आपने एक बात कही बीएसपी के तमाम आपने नेताओं के बयान देके क्या देखा, आपने भीम आर्मी को भी देखना होगा कि भीम आर्मी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है क्या नहीं, जब सटीक और सही विश्लेषण होगा। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मान लीजिए बीएसपी की बढ़ता जनाधार वहां खूब बढ़ रहा है और बीएसपी की वजह से जो केसीआर मूर्ति लगाई बाबा साहब की, तमाम संविधान की बातें कर रहे हैं। हमें ये भी देखना होगा कि भीम आर्मी के लोग क्या कह रहे हैं। यही भीम आर्मी के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो एक पल को संविधान बदलने की बात कर रहे थे और आज चंद्रशेखर आजाद के हाथों संविधान ले रहे हैं सम्मान पूर्वक और अच्छी तरीके से चंद्रशेखर आजाद का। जी जी, टेक्निकल इश्यू के चलते विशाल जी हमसे उनका नेटवर्क कमजोर हो गया है। बात हमारी चल रही है किस तरह का। जी जी विशाल भाई बताइए। हाँ जी बोलिए आ रही है आपकी आवाज। जी जैसे कि भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की जो एकता लगातार बढ़ती जा रही है उसके डर से जो केसीआर हैं उन्होंने संविधान पकड़ा और शायद वो संविधान की जो पालन कर रहे हैं और तमाम तरीके की बातें हैं। चंद्रशेखर आजाद का स्वागत करना, चंद्रशेखर आजाद वहां खुद नहीं गए, चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि मुझे निमंत्रण आया था। अब उनकी पहली मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग में ज्यादा कुछ क्लियर इंडिया गठबंधन में भी नहीं हुआ था। पहली कुछ मीटिंग में इंडिया गठबंधन में नहीं हुआ था। अगर दूसरी मीटिंग हुई तो क्या शर्त थी क्या नहीं, ऐसा बात तो है नहीं। चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही चले जाएंगे, क्या नहीं क्या है ये भी हमको देखना होगा। भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी सीधा ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की वजह से जो भीम आर्मी की वजह से जो व्यक्ति संविधान बदलने की बात कर रहे थे वो आज संविधान अपने हाथों में लिए और फोटो खिंचवा रहे हैं सामने से, गर्व महसूस कर रहे हैं खिंचवाते हुए। तो ये सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि दोनों ही जो भीम आर्मी है बीएसपी दोनों ही समाज के हैं और जो भी लोग बहसबाजी कर रहे हैं इस विवाद पर वो भी अपने ही समाज के हैं। तो हमें दोनों मेरा मानना तो ये है एक तरफ ना देख के हमें दोनों तरफ देखना होगा। और एक पोल मैंने भी किया था, हेलो बोलिए। एक पोल मैंने भी किया था जी, आपके तरफ का जो माइक है वो ऑफ कर लीजिए, जो नॉइस है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ जी बोलिए। एक पोल मैंने भी किया था ट्विटर पे 3 घंटे पहले, लगभग 4 बजे जो ट्वीट पोल किया था। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद दिख नहीं पाएगा आपको। हाँ जी देखो ये पोल है, तो इसमें लगभग 870 लोगों ने वोट किया और तेलंगाना में सवाल था कि तेलंगाना में आप किसके साथ हैं, वोट करें। चंद्रशेखर आजाद प्लस केसीआर वर्सेस डॉक्टर आर.एस. परवीन। तो 61% लोग डॉक्टर आर.एस. परवीन जी के साथ हैं। डॉक्टर आर.एस. परवीन सरकार जो जनाधार काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जब डॉक्टर आर.एस. परवीन जी का जनाधार बढ़ा हुआ है तो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ तेलंगाना फॉर आईटी सेल जो ट्वीट करा के चंद्रशेखर आजाद की जो पहचान है तेलंगाना में किस तरीके से बढ़ा रहे हैं ये भी मायने रखता है। चंद्रशेखर आजाद को तेलंगाना में ज्यादा बढ़ाना बीएसपी फॉर तेलंगाना ही महत्व कर रही है, अहम भूमिका निभा रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी क्योंकि जब मैंने भी पोल किया तो इसमें भी आर.एस. परवीन आगे निकल रहे हैं। और जब मान लीजिए कोई बात, अगर मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बनाई है तो वो चुनाव भी लड़ेंगे, राजनीति भी करेंगे, तमाम राजनीतिक दलों से मिलेंगे भी। इसमें क्या है ये सोचना, उन पे आरोप लगाना क्या है क्या नहीं, ये सब कहना फालतू की बात है। पार्टी बीएसपी को ये सोचना चाहिए कि हम चंद्रशेखर आजाद से अगर खुद को कम जो चंद्रशेखर आजाद से और अच्छा हम पैसे प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। बीएसपी के जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी हैं वो भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद पर उलझुल बातें कर रहे हैं। इससे अच्छा वो अपनी पार्टी की विचारधारा को ट्वीट करें तो उससे ज्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से। जी एक ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर बड़े ही जमकर वायरल हुआ, गुजारिश करूंगा वो ट्वीट दिखा जाए जो जनवरी के अंदर में चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से किया गया था। वो जो ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर बड़े ही वायरल होता हुआ नजर आया है, वो ट्वीट को मैं आपको तो दिखाएंगे और उसके ऊपर में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर चंद्रशेखर आजाद के जो तेवर थे केसीआर को लेकर वो कैसे थे। आपने इस ट्वीट को जरा ध्यान से दोनों ट्वीट देख लिए हैं
दोनों हाँ, ट्वीट देख लिए हैं। सवाल विशाल भाई थोड़ा सवाल करने दीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आप दोनों को ही जी जी। बोलना है। तेलंगाना में तानाशाही चरम पर है, लोगों के विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को छीना जा रहा है, और पहले हमारे लोगों को लाठियां मारी गई, फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अब मुझे एयरपोर्ट ले आए हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। तेलंगाना सीएमओ याद रखे, बहुजन समाज इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा, जल्द वापिस आऊंगा। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का ये ट्वीट किया गया था 27 जनवरी 2020 को, और उन्होंने वापस आने की बात भी कही है। एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो तेलंगाना के अंदर में केसीआर के माध्यम से जो सरकार चल रही थी, जो चंद्रशेखर आजाद को तेलंगाना में घुसने तक नहीं दे रहे थे, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद को मान सम्मान पूर्वक संविधान दे देना, इसको लेकर किस तरीके से आप नजर रखते हैं? इंजीनियर स्नेहा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सोचेंगे इस ट्वीट को लेकर? आजाद समाज पार्टी बनने के पहले का मेरे ख्याल से ये ट्वीट है, और उसके बाद में तमाम तेवर, और आजाद समाज पार्टी बनने के बाद में आखिर चंद्रशेखर आजाद के क्यों बदल जाते हैं? किस तरीके से देखते हैं इस पूरे ट्वीट को आप? जी जी, मेरी आवाज भी पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो आवाज सुनता है, जी जी बोलिए। इस ट्वीट से पहले एक और ट्वीट बताना चाहूंगी। जो एक्टिविस्ट बोर्ड है, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनका ट्वीट आया है कि चंद्रशेखर पहुंचे हैं इस अपील के, इस मांग के लिए कि संविधान जल्दी बदल दिया जाए। मतलब देखिए, नजरिया बता रहे हैं कि अलग अलग नजरिए से जो लोग हैं वो देख रहे हैं। क्योंकि तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो है, वो शुरू से रही, इसके पहले भी बहुजन समाज डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार है इसलिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के वहां पर पहले विधायक रह चुके हैं। हमारे कांशीराम साहब ने वहां जमीन बनाई है। तो सवाल ये है कि जो भीमा आर्मी की चीफ है चंद्रशेखर आजाद केरल नहीं पहुंचते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो केरल नहीं पहुंचते हैं, आसाम नहीं पहुंचते हैं, अरुणाचल प्रदेश नहीं पहुंचते हैं, मणिपुर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में जरूर पहुंच रहे हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। इसका मतलब क्या है? जो पहुंच रहे हैं या उन्हें पहुंचाया जा रहा है, उन्हें इम्पोर्ट किया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यही चीज जो है वो मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो ऐसा राज्य है जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है। यूपी के बाद सबसे यूपी के बाद जो है सबसे पहले रिजल्ट मध्य प्रदेश से आया था बहुजन समाज पार्टी का। वही अगर हम बात करें अभी जो है राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जो है विधानसभा की टिकटों को फाइनल कर लिया है। तो वहां पर भी उत्तर प्रदेश के बाद और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान बड़ा राज्य ऐसा रहा कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट रहा। और तेलंगाना की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो ये जो राज्य है, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो ये तमाम जो राज्य हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार अपना जनाधार ही नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बनाए हुए थे, और उसका वोट शेयर है उन राज्यों में है। और अभी आज की तारीख में भी उनके जो है एमएलए वहां पर मौजूद है। बावजूद इसके अगर चंद्रशेखर आजाद जो है वो खुद जा रहे हैं या फिर उन्हें बुलाया जा रहा है, ये बड़ी बात, ये बड़ा सवाल है कि वो खुद भी जा रहे हैं तो किसके इशारे पर जा रहे हैं, या फिर उन्हें बुलाया जा रहा है तो किसके इशारे पर बुलाया जा रहा है, कौन उन्हें बुला रहा है। और ये भी एक चीज है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं पहुंच रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद मणिपुर नहीं पहुंच रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद केरल नहीं जा रहे हैं। तो ये दोनों जो सवाल है ये आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जो रणनीति है वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के आसपास में घूमने रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की जो दुश्मनी है, या फिर चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, हर पॉलिटिकल एनालिसिस जो करता है वो ये बता सकता है कि जब तक पहली दलित पॉलिटिक्स जुड़ा है, पहला दलित पॉलिटिकल मूवमेंट जुड़ा है, तब तक दूसरा पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। और जब पहले पॉलिटिकल मूवमेंट को खत्म करना पड़ेगा तब जाकर दूसरा पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट होगा। और एक ही समाज में दो लीडरशिप का स्वीकार एक ही तरीके नहीं होता है। ये दोनों चीजों को भी अगर हम राजनीतिक की समझ रखते हैं तो एक ही समय में एक ही समाज के दो आंदोलन को स्वीकार नहीं किया जाता, किसी एक आंदोलन को स्वीकार किया जाता है, दो लीडर को कभी स्वीकार नहीं किया जाता। और अगर ऐसा होता है तो
एक लीडर जो है वो हमेशा पहले नंबर पर होता है, दूसरा जो है वो गॉड होता है। इसीलिए इस प्रकार के सवाल आ गए। और जो तेवर तेवर की आप जो बात कर रहे हैं, ट्वीट पर भी मैं आऊंगी, वो उस तेवर को जो है, क्योंकि उम्र जो है उम्र के हिसाब से तेवर आते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे तेवर भी कम होते हैं, मैच्योरिटी बढ़ेगी। तो उसमें तेवर वाली कोई बात है नहीं। मैं ये कहूंगी कि उसमें मैच्योरिटी की कमी है। और वो जो कह रहे हैं कि मैं वापस फिर आऊंगा, तो वो शायद वापस बदला लेने के लिए आना चाह रहे होंगे, या हो सकता है उस समय का तेवर है 2020 का गर्म खून था, और अब जो है 3 साल में थोड़ा ठंडा हो गया था, तो इसीलिए अब जो है आकर उनसे हाथ वाथ मिला के जो है सारी चीजें जो पुरानी बातें हैं वो भूल जाएंगी। जी विशाल भाई, आपसे जानना चाहूंगा इस जो ट्वीट के माध्यम से क्या लगता है कि जो 2020 के अंदर में चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही थी कि मैं वापस जरूर लौटूंगा, क्या अपनी इस बात को, अपने इस अपमान को चंद्रशेखर आजाद क्या भूल गए हैं और केसीआर के पास में जाकर उनके माध्यम से तमाम जो मान सम्मान उनके तरफ से दिया जा रहा है, संविधान दिया जा रहा है, इतने 3 सालों के अंतराल में क्या अपने अपमान को इतना आसानी से कैसे चंद्रशेखर आजाद भूल सकते हैं? क्या बोलेंगे इस पर? इस ट्वीट के बारे में बात करने से पहले हमको ये भी देखना होगा, अगर ये जो ट्वीट उन्होंने किया था 2020 में ट्वीट किया था, क्या बातें रही चंद्रशेखर आजाद का जब संगठन था, शायद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उनकी पार्टी बनी और चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक यानी बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रहा और 2022 में 1 सीट आना, उन्होंने सोचा कि मैं राजनीतिक तौर पर बहुजन समाज को कुछ करके दिखाऊं। तो शायद इतनी कारणवश उनकी कुछ शर्तें लेकर चंद्रशेखर आजाद का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था दिल्ली में, शायद आप भी थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि हमारी शर्तें किसी भी पार्टी से मानी जाएंगी तो हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। अभी ये गठबंधन या कोई भी हमें इसे क्लियर नहीं कह सकते क्या शर्त रखी हो गई होंगी क्या नहीं। चंद्रशेखर आजाद की शायद बातचीतें होंगी, अगर शर्त बहुजन समाज के पक्ष में आती है तो मुलाकात करना मैं मानता हूं कहीं तक वो गलत भी नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात से आपत्ति जताने से पहले हमको ये भी देखना होगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का या आजाद समाज पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं तो अपने समाज का पत्रकार हूं। समाज की बात जो भी है दोनों की तौर पर रख के रख रहा हूं। हमको ये भी देखना हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के साथ बहन जी के साथ गेस्ट काउंट हुआ और उसके बाद भी 2019 में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी साथ आए, भाजपा के साथ भी बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, कांग्रेस को भी राजस्थान में शायद समर्थन दिया। तमाम राजनीति में बहुजन समाज पार्टी ने तमाम बड़े छोटे बड़े कदम उठाए जो कि सबके जग जाहिर हैं। तो चंद्रशेखर आजाद के इस कदम को नेगेटिव देखने के साथ साथ हमको ये भी देखना होगा पॉजिटिव इसमें क्या है। अगर आप पूरा नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव ही नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव की अगर थोड़ी भी अपेक्षा करोगे तो थोड़ा बहुत आपको सही भी दिखेगा। तो अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में 1 सीट रही और मध्य प्रदेश में आपका कहना है कि मध्य प्रदेश में क्यों जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्यों जा रहे हैं या वहां क्यों जा रहे हो, वहां क्यों नहीं जा रहे। तो इन सब पर भी ध्यान रखने से पहले अगर बहुजन समाज पार्टी को 1% भी लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद से हमें नुकसान है तो बहुजन समाज पार्टी को अपनी ताकत दुगनी कर देनी चाहिए, ना कि चंद्रशेखर आजाद पर या उनके ऊपर आपत्तिजनक। यानी इस देश में सबको अधिकार है, उन्होंने पार्टी बनाई, क्या मंशा है क्या नहीं इसको समझने में समाज को समय लगेगा और ये समाज तय करेगा कौन गलत है कौन सही। क्या पता चंद्रशेखर आजाद समय आने पर बहुजन समाज के लिए कुछ अच्छा कर दें या बहुजन समाज को नुकसान पहुंचा दें, ये सब सोचने में अभी समय लगेगा और समाज देखेगा, समाज परखेगा कि आखिर कौन गलत है कौन सही। अगर आप ग्राउंड पे जाकर देखोगे तो ये भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी की मात्र 1 सीट रह जाती है और मेयर के चुनाव में 1 भी सीट नहीं आती। पहले 2 सीट थी अलीगढ़ की और बुलंदशहर की शायद। तो ये सब तमाम देखना होगा हमको। जी जी बिल्कुल, मैं करेक्ट करना चाहूंगी विशाल कुमार इंजीनियर मियां जी, आपके तरफ से जानना चाहूंगा, आना चाहूंगा। उसके पहले एक सवाल को मैं जोड़ दूं, उसके बाद अपना आप जवाब दीजिएगा। किस तरीके से जो तमाम बातें विशाल कुमार इनके माध्यम से की गई कि चंद्रशेखर आजाद ने अब पार्टी बना ली है, तो क्या वो अपने पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी को अपनी ताकत को दुगनी नहीं कर देना चाहिए? चंद्रशेखर आजाद पर लगातार सवाल निशान खड़े करना बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, ये कितना सही है? जी एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा इसमें फिर। बहुजन समाज पार्टी
जितना चंद्रशेखर आजाद का विरोध करेगी, चंद्रशेखर आजाद के बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता जितना चंद्रशेखर आजाद के विरोध में लिखेंगे, चंद्रशेखर आजाद उतना ही ज्यादा फेमस होंगे। जो उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करके प्रचार कराना था वो उनका फ्री में हो रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं, ये समझना होगा उनको। किसी को समर्थन में बोल के, उसके विरोध में बोल के उसको ज्यादा फेमस किया जाता है। जी जी, इंजीनियर स्नेहा जी, आप क्या कह रहे थे, बताइए। पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगी विशाल कुमार इनके जो स्टेटमेंट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आ गई। बहुजन समाज पार्टी के आज 10 सांसद है लोकसभा के अंदर, एक राज्यसभा में, मतलब कि कुल मिलाकर 11। बिल्कुल बिल्कुल। और वोट बैंक जो है, वोट बैंक जीरो नहीं है। मतलब जिस प्रकार से अगर आजाद समाज पार्टी का आप अगर हम आजाद समाज पार्टी की अगर बात करें तो उसका जो है वो नगण्य नहीं है बहुजन समाज पार्टी के कंपेयर में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि विशाल मध्य प्रदेश के अंदर, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है। और आपको ये बता दें कि विधायक है, आप भी जानते होंगे, वही राजस्थान में 6 विधायक है, उत्तराखंड में 2 विधायक है, तेलंगाना में तो पहले रह चुके हैं, अभी नहीं है, छत्तीसगढ़ में 2 विधायक है। तो ऐसे नहीं, मतलब इस प्रकार की जो है बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आ रही है। बड़ा जो एजेंडा है मेन स्ट्रीम की मीडिया ने चलाया, और इस मेन स्ट्रीम की मीडिया का अगर शिकार बहुजन मीडिया भी हो जाए तो बड़ी दुख की बात होगी। और जो आपका सवाल था, और जिसे विशाल का और आज आप दोनों का जो सवाल था कि बहुजन समाज, मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी अथॉरिटी बयान जो है, खासकर जो बसपा का जिसके पास जिम्मेदारी है, आपने कभी देखा होगा वो सोशल मीडिया पर जो लोग बोल रहे हैं वो बसपा के लोग हैं, वो एडवर्ड वोटर है। क्योंकि बसपा का जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसको ऐसे जुनून बयानबाजी करने के या फिर सोशल मीडिया पर अपना वक्त जाया करने का जो है वो उनको प्रोटोकॉल नहीं होता। मतलब अगर बसपा के प्रोटोकॉल को अगर हम समझते हैं तो इस प्रकार की बयानबाजी किसी को लेकर पर्सनली, चाहे वो चंद्रशेखर हो या फिर और भी कोई हो, तो इस प्रकार का बसपा का प्रोटोकॉल नहीं है कि कोई भी किसी भी नेता पर जो है वो बयानबाजी करे। अगर सवाल भी पूछा जाता है तो जो है बसपा का कैडर ये कहता है कि कभी भी तो ऐसे लोगों का नाम, मतलब माननीय कांचनलाल साहब कहते हैं कि आईएसएस का तक वो नाम नहीं लेना चाहते, या फिर बीजेपी अभी बीजेपी है तो उनका नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसे वो जो है निगेटिव प्रोपेगेंडा समझते हैं। और ये बसपा का जो है ये स्वभाव भी है, मतलब जब से बहुजन समाज पार्टी फॉर्म हुई तो ऐसे बहुजन समाज पार्टी तरफ से कोई भी ऑथेंटिक तरीके से बार बार जो है वो ऐसा विरोध नहीं जताया गया है। और तेलंगाना के माध्यम से वहां का जो फिलहाल जो माहौल है, पॉलिटिकल माहौल है, वो पॉलिटिकल माहौल अभी वहाँ एग्रेशन है, और उस माध्यम से वो जो है जिक्र किया होगा, लेकिन बसपा की तरफ से ऐसा नहीं आया। रही बात बसपा का काम नहीं दिखता, ये जो कहने वाले जो लोग हैं ये कौन है, इनको अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इनको बसपा के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं होता है। वही चीज अगर आप किसी छोटे से सेक्टर अध्यक्ष को अगर पूछ लेते, उसे पता होता है कि बसपा का क्या काम चल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बसपा का काम नहीं चल रहा। बसपा अपने, मुझे लगता है कि बसपा के अपने जो कैडर तरीके से जो काम करते हैं, इंदौर काम जो बहुजन समाज पार्टी का है वो उनका चल रहा होगा और वो चलता ही रहेगा। लेकिन जो जिस प्रकार से हम ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आ गई, इससे हमको आपत्ति है, क्योंकि ये जो है ये जो मनु का मीडिया है उसने प्रोपेगेंडा चलाया कि बसपा एक सीट पर आ गई। बसपा एक सीट पर अगर आती तो उनके सांसद क्या करेंगे संसद में, लोकसभा में क्यों बोल रहे हैं। पर मनु यादव का स्टेटमेंट है, उसके पहले जो है रामजी गौतम का स्टेटमेंट है, तो ये लोग कौन है, इनको क्यों नहीं गिना जाता है। तो मतलब लोकसभा के हमारे जो 10 सदस्य हैं जो बांग्लों के आवाज बन के संसद में बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो सदस्य हैं वो आपके सदस्य हैं, आपके सदस्य लोकसभा में है, लोकसभा में तो है, लोकसभा राज्यसभा में रामजी गौतम किसके है, वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, किसके है, बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। पर आप एक बात बताइए, 4 बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही, फिर भी बहुजन समाज पार्टी अपने कामों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई, ये कमी किसकी है? इसका अफसोस हमें भी, बहुजन समाज पार्टी, इसका अफसोस हमें। सवाल में जोड़ना चाहूंगा, एक सवाल जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से तमाम जो चर्चा निकल कर आ रही है उससे एक सवाल निकल कर आया कि इंजीनियर स्नेहा आपने एक बात कही
कि जो एक वक्त में बहुजनों की जो राजनीति है उसका कोई न कोई एक ही नेतृत्व प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है। तो कब फिर आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जो चंद्रशेखर आजाद ने जो अपनी पार्टी बनाई, तो क्या उन्होंने अभी राजनीति कर देना छोड़ देना चाहिए? क्या उन्होंने अपने घर पर बैठ जाना चाहिए? क्या इसका आप इसका हल क्या मानते हैं आप? जी विशाल कुमार के लिए हमारे लिए है। जी आपके लिए सवाल है। जी अच्छा, ऐसा है पराग जी कि ये हम नहीं कहते क्योंकि लोकतंत्र है और हर घर में नेता पैदा हो, ये लोकतंत्र की चाहत है, तो ऐसा तो होगा। लेकिन हमने जितना इस बहुजन आंदोलन को देखा है और जो बसपा से निकलकर जो बाहर गया, या तो वो उसको लगा कि वो कुछ अच्छा कर लेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का मुझे अच्छा खासा अनुभव है, तो महाराष्ट्र में भी या फिर जहां कहीं से भी लोग जो है वो बसपा से निकलकर बाहर गए, उन्हें लगा कि अपना कुछ निर्माण कर सकते हैं, वो आज भी खड़े नहीं हो पाए अपने कदम पर। अगर हम बात करते हैं जो कांचीराम साहब को छोड़कर जो लोग हैं, उसमें बीडी बेगम की बात कर ले, वामन निशान की बात कर ले, वो भी आज भी अपना जो है भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाए हैं। एडवोकेट माने की बात कर ले तो उन्होंने बीएसपी बनाया, उसके बाद क्या हुआ, तो आज कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। तो बताने का मतलब यह है कि लोग तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक पहला नेता जो है और जब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इस प्रकार का हो। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो है राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब ने जिन लोगों को औजार कहा, चाहे कि वो बाबू जगजीवन राम हो, काजोलकर हो, इन लोगों को औजार कहा। बाबा साहब ने कहा ये मनुवादियों के औजार है और ये औजार मनुवादी ताकतों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर ऐसा ही औजार अगर हम बनते रहे तो इससे समाज को कुछ हासिल नहीं होगा। बस एक दो सीट जो है, एक दो सीट की पॉलिटिक्स जो है वो हासिल हो जाएगी, सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रामदास अठावले की तरह मंत्री बन जाएंगे, लेकिन समाज को क्या मिलेगा? आज भी महाराष्ट्र के अंदर कई अठावले परिवार ऐसे हैं जो भुखमरी के शिकार होंगे। आज भी महाराष्ट्र के अंदर ऐसे अठावले परिवार होंगे जिनके घर में रोजी रोटी की समस्या होगी। तो जो अठावले के मंत्री बन जाने से अठावले उनके समाज की, सिर्फ अठावले के शर्मन वालों की नहीं, उनकी समाज की सारी समस्याएं दूर नहीं होती है। तो पॉलिटिक्स जो होगी, पॉलिटिक्स अपने आत्मसम्मान के साथ की जाए। इस समाज केसीआर के लिए आप चले जा रहे हो, कभी आप समाजवादी पार्टी के साथ एक जगह सहारनपुर में आप जो है वोट मांग लेते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हो, फिर उसके बाद अखिलेश यादव भी क्या कहता है कि छोटे नेता चंद्रशेखर से छोटे नेता, इस प्रकार का जिक्र आ जाना, इसका मतलब क्या है? आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहाँ है? वो नहीं दिखाई देता। वही अगर हम आगरा की बात करें तो वहां पर जो है उनके दो कैंडिडेट मिलते हैं, सपा का भी कैंडिडेट मिलता है, आजाद समाज पार्टी का मिलता है। मतलब यहाँ पर जो है आप देखो तो मेयर के लिए दो कैंडिडेट और सहारनपुर में एक कैंडिडेट कह रहे कि इनको समर्थन दे दो। तो इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स है, कमजोर पॉलिटिक्स हम जिसे कह रहे हैं, कमजोर पॉलिटिक्स से ही हमको ये समझ, मतलब ये इसकी पहचान है कि आप एज ए टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। हम कांचीराम साहब की बात करने कहेंगे तो बड़ा बुरा लग जाएगा, इसलिए हम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कांचीराम साहब अपने चमचा एज में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बाबा साहब जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो हमको दिखाई दे, या फिर आपको जो 2 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव में गिर गया है, ये चीजें जो है कमजोर राजनीति की निशानी है। कमजोर राजनीति जो है वो दलाल चमचे भरवे पैदा करती है, और इसीलिए मजबूत राजनीति के साथ अगर काम करेंगे तो समाज को स्वीकार करेगा। समाज को क्या है, क्योंकि हर लीडरशिप का एक समय होता है, हर लीडर को स्वीकार करने का एक दौर भी होता है। तो इस प्रकार से जो है, और जैसे दाई मायावती जी की अगर बात करें तो उनकी आपको तस्वीरें में बार बार नहीं कहती हूँ कि उन्होंने जो है जब अपना घर छोड़ा तो जो उम्र होगी उस उम्र की तस्वीरें आपको नहीं नजर आ रही है। क्यों नहीं नजर आ रही है? क्योंकि इस तस्वीर में वो लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो काम नहीं थे, वो उस समय अपना जीवन खड़ा कर रहे थे। तो गांधी की तस्वीरें जो है वो आपको अभी मिल रही है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन एक खाते में जमा हो चुका है। जी बोलिए जी। क्या करना चाहेंगे विशाल भाई? लगातार लोकप्रियता पूरे देश के अंदर में दिखती है। जी
जी जी, कहिए कहिए, आप कहिए फिर मैं मैं सिर्फ यही सवाल। कहना चाहूंगा, अगर हम बहन जी की अगर अच्छे काम देखें, अच्छे कामों की तारीफ करें, तो बहन जी के अच्छे काम बहुत हैं। और हम बहुजन जी समाज पार्टी के पदाधिकारी और कोऑर्डिनेटरों की बात करें तो कोऑर्डिनेटर 1% भी बहन जी को सही रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा जी हूँ। अब जी दीदी ने कहा कि बहन जी छोटे से समाज की सेवा करने के लिए निकली, बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत कुछ त्याग दिया। चंद्रशेखर आजाद जी की आज तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, मैं किसी का नहीं, दोनों तरफ की हमको सोचना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद में जो लाठियां पड़ी थी आंदोलन में वो भी देखनी पड़ेगी, आज चंद्रशेखर आजाद हेलीकॉप्टर में वो भी देखना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी आजाद के अगर आप हेलीकॉप्टर को देखोगे, चंद्रशेखर आजाद पर लाठियां पड़ी, अगर उन्हें नहीं देखो तो ये एक तरफा बात हो जाएगी। दोनों तरफ की जी हमको देखना होगा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने हिसाब से जो भी किया, क्या नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद ने तमाम लाठियां खाई। चंद्रशेखर आजाद गरीबी से उठ के आए, वो भी कोई धन्ना सेठ के नहीं थे बेटे। और उनके तमाम संघर्षों को भी देखना होगा, ना कि उनकी फॉर्च्यूनर के मुख्यमंत्री आज चंद्रशेखर आजाद का स्वागत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का मुख्यमंत्री स्वागत करना कोई ना कोई तो वजह होगी, चंद्रशेखर आजाद में कोई ना कोई तो बात होगी जब मुख्यमंत्री जी चंद्रशेखर आजाद का स्वागत कर रहे हैं। एक पल वो था कि 2022 में चंद्रशेखर आजाद को तेलंगाना से भगा दिया था, आज चंद्रशेखर आजाद को खुद बुलाकर वो स्वागत कर रहे हैं। तो ये भी हमको जी देखना जी पड़ेगा, जी समझना होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ना कुछ अपना वजूद बनाया है, कुछ ना कुछ पावर बनाई है, तभी चंद्रशेखर आजाद का जी मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं। और रही बात अखिलेश से हाथ मिलाया 2 सीट के लिए, क्या किया क्या नहीं किया, चंद्रशेखर आजाद की अभी राजनीति की शुरुआत है। और राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कल परसों 2020 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को चंद्रशेखर आजाद चेतावनी दे रहे थे, आज चंद्रशेखर आजाद का स्वागत खुद केसीआर कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव के सामने चंद्रशेखर आजाद गए विधानसभा चुनाव में, सोच रहे थे कुछ अच्छा हो जाए, बहुजन नहीं हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी ने अभी तो 1 सीट ही ली, चंद्रशेखर आजाद नहीं लड़े चुनाव, विधानसभा का चुनाव। तो बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहां नुकसान कर दिया, ये भी देखने को होगा। जब चंद्रशेखर आजाद चुनाव ही नहीं लड़े तो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान कैसे होगा। कल बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी कहे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है इसीलिए हम हार रहे हैं, भाजपा चुनाव लड़ रही है इसीलिए हम हार रहे हैं, तो ये कहीं का जो सॉल्यूशन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को मेहनत करनी होगी। और क्या चल रहा है क्या नहीं, अगर आप बूथ की कमेटी देखोगे तो बहुजन समाज पार्टी की पूरी नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं, किसी भी पार्टी की अच्छाई बताने से अच्छा उसकी क्या कमी है वो बताओगे तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। उसकी अच्छे अच्छे बताते रहोगे, समाज को बेवकूफ बनाते रहोगे, तो बहुजन समाज पार्टी कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। बहुजन समाज पार्टी के बूथ स्तर पर मैं आपको बताऊं, मुल्तान क्षेत्र में चेयरमैन के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिला बहुजन समाज पार्टी को। जी 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 सब आप सब देखना होगा। हाँ जी, ये आपने हर जो चीज बात देखना कही होगा। उसी को समाज लेकर के एक सवाल। गलत जी अगर रिपोर्ट पहुंचोगे, हम भी उतना ही दोषी होंगे जितना बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी गलत जी रिपोर्ट विशाल भाई, करेंगे। अगर हम उनके एक गलत काम सवाल है को आपके। बताएंगे तो वो भी गलत होगा। जी जी, मैं सवाल कर लेता हूँ, आप इस बारे में जवाब दीजिएगा। मैं सवाल इस तुमसे तरीके से है राजनीति कि जो समर्थन तमाम। में या कोई बात नहीं बोल रहा, मैं तो हाँ बहुजन समाज पार्टी के लिए इतना किया नहीं है नहीं, विधानसभा ये में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बहुजन समाज निर्धारित करेगा कि आखिर उसका कौन सच्चा प्रतिनिधित्व है, तो हाँ। जरूर इन तमाम चर्चाओं से यही बात निकल कर आएगी। जिस तरीके से आपने बात कही कि चंद्रशेखर आजाद खुद नहीं चंद्रशेखर गए, आजाद को अभी है ना, गलत नहीं कर उनको। सकते। हाँ चंद्रशेखर जी, आजाद मेरा को सवाल सुन लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर आप बात करिएगा जी कि जी चंद्रशेखर आजाद खुद नहीं गए, उनको आमंत्रित करा गया, उनको न्योता भेजा गया, तब जाकर वो तेलंगाना के अंदर में पहुंचे। मैं बाबा साहब को जब पढ़ता हूँ, बाबा साहब की तमाम राजनीति को पढ़ता हूँ, मान्यवर कांचीराम साहब की तमाम राजनीति को जब मैं समझता हूँ, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि तमाम जो बहुजन महापुरुष रहे, फिर बाबा साहब हो या फिर मान्यवर कांचीराम साहब हो, किसी भी नेता ने, किसी भी प्रधानमंत्री हो या तमाम बड़े नेताओं ने लगातार उनको न्योता भेजा, लेकिन कभी भी बाबा साहब हो या फिर मान्यवर कांचीराम साहब हो, ये उनके दरों पर, उनके दरवाजे पर नहीं गए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जब अपने आप को कहते हैं कि मैं कांचीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, तो फिर ऐसा न्योता दे जाने के बाद में क्यों वो उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, क्यों उनसे मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं? किस तरीके से देखते हैं आप इस मसले को? जी जी आप एक बात बताइए, बहुजन समाज की जो राजनीति है वो डूब रही है वो उभर रही है? आप एक बात बताइए, ये एक सवाल हाँ या ना में। जी, डूब रही है या मैं उभर इतिहास रही से है? लेकर वर्तमान की चीज, मैं इतिहास से लेकर वर्तमान को चीजों को जोड़ रहा हूँ। आप बताइए कि किस तरीके से हमारा एक काम होता है कि जो बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है ना,
वो इतिहास के तौर पर ही तमाम बहुजन जो हमारे नेता है वो कार्य करे। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहन मायावती की जो राजनीति हमको देखने को मिलती है, वो किसी के भी दरवाजे पर नहीं जाते हुए नहीं देखती। अगर जिसे भी गठबंधन करना हो, किसी भी तरीके की कोई भी चर्चा करना हो, बहन मायावती कभी भी उनसे मुलाकात नहीं करती। तमाम लोग बहन मायावती के ऑफिस या बहन मायावती के आवास पर जाते उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये दो राजनीति हमको कहीं को देखने को मिलती है, इसको किस तरीके से देखें? जी बिल्कुल बात सही है। समय बदला, दौर बदला, और समाज के तमाम जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के, सब कोई कहीं पहुंचा, अगले साल उत्तर प्रदेश से पटना पहुंचे और बेंगलुरु पहुंचे। तो ये सब राजनीति में क्या है क्या नहीं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना में चंद्रशेखर आजाद अपने बयान से ज्यादा फेमस ना हो, पर तेलंगाना में चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर RS परवीन की वजह से ज्यादा फेमस हो रहे हैं। डॉक्टर RS परवीन और उनकी पार्टी वजह हो रहे हैं। वो लगातार उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद वजूद में ही नहीं है तो उनके खिलाफ ट्वीट क्यों कर रहे हैं? इग्नोर कीजिए, छोड़िए। इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और तेलंगाना की बहुजन समाज पार्टी से भी ये लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का वजूद है, तो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ हम मोर्चा खोलें। फेमस होना कोई मुद्दा नहीं है। जी 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 फेमस होना कोई मुद्दा नहीं, मुझे लगता है। मैं एक बार रोकना चाहूंगा, तमाम जो हमारे देखने वाले लोग हैं इनसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि इस तमाम चर्चा को लेकर लगातार बहुजन समाज को ये अवगत होना चाहिए कि किस तरीके से देश के अंदर में राजनीति चल रही है, बहुजन समाज से लोग किस प्रकार राजनीति कर रहे जी। क्या कहना चाहते जी, आप बताइए। नहीं कह रही थी कि फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है। फेमस तो राशि गौरी भी था, फेमस तो जवाहरलाल नेहरू भी था, फेमस तो प्रकाश अम्बेडकर भी है। या फिर इस पर टिप्पणी करने से कोई जो आदमी है करने वाला भी कोई बड़ा नहीं होता, और जिसके ऊपर की जा रही है वो छोटा होता। बात ये है, सामाजिक आंदोलन की बात है। बात है कि इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल मूवमेंट चला, उस पॉलिटिकल मूवमेंट के अस्तित्व में रहने के बाद भी नया मूवमेंट खड़ा करके बड़े मूवमेंट को खत्म करने के लिए अपना इस्तेमाल होना या फिर अपना इस्तेमाल करने देना, ये बड़ा सवाल है। और ये हम गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हम इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं कि चंद्रशेखर सही नहीं है गलत, हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल मूवमेंट को इससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट माननीय कांचीराम साहब कहते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट हमारा उद्देश्य नहीं है, मतलब राजनीति हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो है इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करना। हमारा मकसद जो है वो ये है कि देश के अंदर आर्थिक मुक्ति जो वो बहुजन समाज की हो जाए, जो आर्थिक दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाए। तो ये समतामूलक समाज और आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन, ये बड़े मुद्दे हैं। मतलब ये मुद्दे जो है, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की समझ से बहुत परे है, क्योंकि वो अभी जिस उम्र में है और या फिर जिस दौर में वो जी रहे हैं, वो इन चीजें, और मुझे लगता है कि इसके लिए और समय देना चाहिए था। चंद्रशेखर बहुत जल्दबाजी में है और इसीलिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर चंद्रशेखर को जल्दबाजी नहीं होती तो उसका इस्तेमाल KCR भी नहीं करता, उसका इस्तेमाल जो है अखिलेश यादव भी नहीं करता। और आगे न जाने कौन कौन लोग जो है वो तैयार बैठे हैं कि बसपा को रोकने के लिए अगर कोई चेहरा है तो वो चंद्रशेखर हो सकता है। ये जो मानसिकता तैयार हो रही है, ये इनकी तैयार हो रही है, जिनको लगता है कि बसपा का जो है जनाधार थोड़ा बहुत कम ज्यादा करने में अगर कोई है तो ऐसा होता है कि देखिए, अगर हम बात करते हैं जयभीम की, तो जयभीम की 2 दुकान है, ठीक है, एक ओरिजिनल दुकान है और एक नकली दुकान है। तो ऑब्वियसली अगर किसी को बेवकूफ बनाना है तो नकली दुकान वाला भी नीला गमछा पहनेंगे और असली दुकान वाला भी नीला गमछा पहनेंगे, तो नहीं समझ आएगा कि असली कौन है नकली कौन। तो बात यही है कि जो वोटर्स है, वोटर्स को नीला गमछा दिखाना मतलब कि नीला झंडा दिखाना है कि हम बाबा साहब वाले लोग हैं। अब जो वोटर समझ पाएगा कि हमारा ओरिजिनल जो है ओरिजिनल हमारा जयभीम कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है, तो ठीक है। और नहीं समझ पाएगा तो ये इस प्रकार का होगा जैसे कि ओरिजिनल हिंदुत्व की दुकान जो है वो बीजेपी चला रही है, डुप्लीकेट और हिंदुइज्म जो है वो कांग्रेस बता रहा है। क्योंकि कभी राहुल गांधी अपना जरूर निकाल देते हैं, कभी राहुल गांधी जो है अपना गौ का बताना शुरू कर देते हैं, कभी राहुल गांधी जो है वो ब्राह्मणों की तरफ पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो ये लेकिन सबको पता है कि ओरिजिनल हिंदुत्व कौन है। ओरिजिनल हिंदुत्व इस देश के अंदर बीजेपी है। कांग्रेस को इस हिंदुत्व का फायदा नहीं मिल रहा, इसीलिए अब वो अपने
फिर कम्युनल विचारधारा से वापस अपने सेकुलर यूटर्न ले लिया और फिर सेकुलर पार्टियों को अपना जोड़ना शुरू कर दिया। तो वैसे ही आने वाला समय भी तय करेगा कि नीला गमछा जो है, तो ये नीले गमछे में भी एक ओरिजिनल जैबलिन और फेक जैबलिन वो समझ में आएगा। लेकिन बात यह है कि अभी तक जो दलित समुदाय है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, माननीय परशुराम साहब को मानने वाले लोग हैं, फुले शाह को मानने वाले लोग हैं, उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है, उस पॉलिटिकल मैच्योरिटी का अगर हम आकलन करते हैं तो वो अभी उस पीक पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं जिस पीक पॉइंट पर आज इस भारत का ब्राह्मण खड़ा है। भारत का ब्राह्मण को अगर दो हिंदू तो आप दें तो, या फिर बहुजन समाज पार्टी भी अगर कल को ये कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर भी जो ब्राह्मण है वो क्या कहेगा कि हमारा ओरिजिनल हिंदुत्व ये है, तो वैसे ही होगा। लेकिन अगर बीजेपी ये कहती है कि सिर्फ अगर बीजेपी ये कहती है कि हम संविधान के रक्षक है, कांग्रेस भी ये कहती है हम संविधान के रक्षक है, बीएसपी भी कहती है हम संविधान के रक्षक है, और भी कोई छोटे मोटे दल आकर कह दे कि संविधान के रक्षक है, तो अभी दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय जो है वो इतना सक्षम नहीं हुआ है कि वो अपना ओरिजिनल जो है अपने ओरिजिनल दुकान को समझ पाए, या फिर अपने ओरिजिनल एजेंडे, ओरिजिनल मूवमेंट को समझ पाए। दुकान कहने का मतलब ये नहीं था, और दुकानदारी से नहीं था, दुकान मतलब ये था कि आपको जो चीजें दिख रही है, वो चीजें जैसे विंडो शॉपिंग होती है, जैसे जो चीजें आपको दिख रही है, आपको लगता है कि यही मुझे चाहिए था, यही मेरा इंटेंशन था, या फिर यही मेरा मकसद पूरा हो, ये मेरा था। ठीक है, पराग जी जी हाँ जी, विशाल भाई आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में मैं सवाल लेता हूँ। जी कहिए। अभी दीदी ने कहा कि ओरिजिनल हिंदू बीजेपी एजेंडा बीजेपी चला रही है, डुप्लीकेट कांग्रेस से समझना हुआ, परखना हुआ, तो ये यही समाज परखेगा, समझेगा। इसमें हमें ये भी देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने पूरी कमान 2022 के विधानसभा चुनाव में सतीश चंद्र मिश्रा जी को दी, और ब्राह्मण सम्मेलन हुआ 7 सितंबर को लखनऊ में, और उन्होंने साफ कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्या लगता है इसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को नहीं हुआ? जी, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये सब तमाम जो बयान बहुजन समाज पार्टी ने दिए, देखने को तो बहुजन समाज पार्टी की तमाम बयानबाजी देख सकते हैं, अच्छाई बहुत है, तमाम जो विचारधारा से हटके जो बातें की गई तो वो भी हमको देखना होगा। और 2022 में ब्राह्मण समाज ने कितना बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, हाथी को ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, फिर भी कितना वोट दिया ये भी देखने को हुआ, समझना होगा। जितना 12% वोट मिला वो शेड्यूल कास्ट का मिला ज्यादा, इससे अच्छा अगर वो हाथी रहता तो अच्छा वोट प्रतिशत मिल जाता था, मैं ये समझता हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ किसी भी पार्टी के अच्छे बताने से अच्छा है उसमें क्या कमियां हो रही हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, अगर वो आप समाज के बीच रखोगे तो समाज तुलना कर सकेगी कौन गलत है कौन सही। और मैं रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में चंद्रशेखर आजाद से पहले तमाम बाबा साहब के पोते भी गए, तमाम बाबा साहब के जो नेता हैं वो भी गए थे, उन्हीं के हाथों से 125वीं जयंती पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ। तो चंद्रशेखर आजाद का ही विरोध क्यों, ये भी सवाल समझना होगा। क्या बहुजन समाज पार्टी को कोई भी नुकसान हो रहा है तो बहुजन समाज पार्टी को क्या अपनी ताकत दूनी नहीं कर देनी चाहिए? जी, लगातार तमाम बहुजन समाज पार्टी में तमाम कमियां है जिसको लेकर लगातार विशाल बात होनी चाहिए इस वीडियो में। जी हाँ, बात हुई नहीं रही है, सवाल ले लेता हूँ, आप आगे बताइएगा। इस लाइन में सीधे जुड़ा हूँ कि अपनी समाज के भी सही बात पहुंचे। क्या विशाल जी ये है मेरा कहना कि बहुजन समाज पार्टी को क्या चंद्रशेखर आजाद वही चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को हर बार वोट दिया है, मैं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं मैं आपकी बात को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, आप जज नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। जी मैं सवाल ले लीजिए मेरे को, विशाल भाई चाहिए। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मैं इंजीनियर सवाल को लेकर आगे पूछता हूँ कि जैसा कि यहाँ पर विशाल भाई ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद ही अगर तेलंगाना जाते हैं तो उनका विरोध क्यों, प्रकाश अंबेडकर भी गए, तमाम लोगों ने बाबा साहब 125 फीट की मूर्ति पर अनावरण के वक्त वो केसीआर के साथ में शामिल होते, तब बहुजन समाज पार्टी ने कोई विरोध क्यों नहीं किया, तब आर एस प्रवीण कुमार ने क्यों सवाल नहीं किए, तब प्रकाश अंबेडकर के ऊपर में क्यों आर एस प्रवीण कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, ये इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी, इसके ऊपर ये कहना है मेरा कि चंद्रशेखर आजाद का वक्तव्य
विरोध नहीं कर रही है। ये देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जहां पर है वहां चंद्रशेखर क्यों पहुंच रहे हैं, ये हमारा कहना है। मतलब कि चंद्रशेखर को बदल के पहले दिखा, चंद्रशेखर केरल नहीं जा रहे हैं, चंद्रशेखर मणिपुर नहीं जा रहा है, चंद्रशेखर जो है गुजरात नहीं जा रहा है, चंद्रशेखर जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंच रहे हैं। ये भी कहां पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं जहां पर बोले कि ये चीन किसको बची है। ये जो है हम आज की बोल भाषा के इसमें जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वैसे में, तो मतलब ये किसका इंटेंशन क्या है ये नहीं समझ आता है। विशाल जी, इंटेंशन नहीं समझ में आता है कि आपको कहाँ जाना है। तो यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी को एक एज ए पॉलिटिकल जो नारा आपने बताया वो नारा कोई नया नहीं है, सतीश चंद्र मिश्रा लेकर नहीं आए, वो इसके पहले तो साफ संशोधन के समय भी जो सवर्ण समाज बसपा के साथ आया था उन्होंने भी लगाया, वो भी आपको याद होंगे, और वो भी नारे लगाए गए और भी नारे लगाए गए। तो ये तो पॉलिटिकल इन चीजों में तो हम इस प्रोटोकॉल में अब हम बसपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी में तो हम बताते कि क्या कारण है। चलिए, समाज मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद की वजह से ही, चंद्रशेखर आजाद बसपा को कमजोर करने के लिए ही तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना पहुंचे। मान लीजिए, क्या सुनिए, क्या बहुजन समाज पार्टी को अपनी दुगनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए? क्या बहुजन समाज पार्टी में इतनी वो नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद को बलिष्ठ साबित कर सके? चंद्रशेखर आजाद को कोई वजूद नहीं है तो चंद्रशेखर आजाद के विरोध में क्यों लिख रहे हैं? ये भी तमाम सवाल होते हैं। बहुजन समाज पार्टी ये इससे कोई फायदा नुकसान नहीं होगा किसी के बारे में लिखने से। देखिए, ये अभिव्यक्ति का है कि हम किसी के बारे में लिख सकते हैं, ये कोई बात नहीं है कि उसको लिखेंगे तो फेमस हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। फेमस मैंने पहले ही बताया, फेमस तो राशि बड़े भी है, फेमस तो हटाने भी है, लेकिन समाज का इससे कोई फायदा नहीं होगा। फेमस होगा नहीं होगा, तो कुछ लोग अच्छी चीजों के लिए फेमस होते हैं, कुछ लोग बुरे चीजों के लिए फेमस होते हैं। आज की तारीख में अगर हम बहुजन आंदोलन की अगर हम बात करें तो दलालों की लिस्ट में आज अगर रामदास आठवले का नाम मारा होगा तो कोई अच्छी बात नहीं है, कोई फक्र की बात नहीं है। आज भी वो सदन में जो है वो कविताएं करते हैं, बहुजन समाज के लिए उनकी बात नहीं करते हैं। आज का ही जो है कि वो जब बोलते हैं तो कुछ कोई काम की बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्या फेमस राय रत्न अम्बेडकर नहीं है? क्या दलित समाज में जो तमाम नेता है वो फेमस नहीं है? चंद्रशेखर आजाद ही फेमस है? क्या आपको बात फेमस नहीं, आपकी जो आपत्ति है कि बसपा क्यों उन्हें बसपा तेलंगाना के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल से क्यों उनके ऊपर किया गया, इस पर क्या कह रही है? ये तो फेमस नहीं, वही तो कहा मैंने, तो कोई अच्छी चीजों के लिए फेमस है। देखो, चोर उचक्का भी फेमस होता है, देखो चोर उचक्का भी फेमस होता है, कोई स्मगलर है वो भी फेमस होता है, कोई नेता है वो भी फेमस होता है, कोई भ्रष्टाचारी है वो भी फेमस होता है। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है फेमस होना, कोई अच्छे कामों के लिए होगा, कोई बुरे कामों के लिए होगा। तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सामाजिक आंदोलन के नाम पर जो काम हो रहा है, उस आंदोलन को क्यों टारगेट करना चाहते हैं चंद्रशेखर? मतलब अपना इस्तेमाल खुद करवा भी रहे हैं और आंदोलन को कमजोर करवाने के लिए करवा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? मतलब इतिहास में कैसे नाम दर्ज होगा चंद्रशेखर का? अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात भी की है केसीआर से, मुलाकात की है, स्टेटमेंट दिया है, राजनीतिक स्टेटमेंट दिया है जी, उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। पर ऐसी तमाम महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर भी केसीआर के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे, ये तमाम खबरें आ गई हैं। ये भी इन पर चर्चा नहीं हो रही है। एक ही नेता को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या उस नेता के बढ़ते कदम को देखते हुए टारगेट किया जा रहा है? क्या लगता है? ये इस विषय पर भी बात। प्रकाश अंबेडकर मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करने गए थे, वो सिर्फ एज जो है बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज के तौर पर गए थे। उनका कोई जनाधार नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, आपको बता दें महाराष्ट्र के अंदर कोई जनाधार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद तेलंगाना में जनाधार है नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के लेकर। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सुनिए, तो बहुजन समाज पार्टी की खिलाफत में अगर आप प्रकाश अंबेडकर को देखें तो बहुजन समाज पार्टी के वोटर को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। अब चंद्रशेखर की बारी है, रिजेक्शन में चंद्रशेखर की बारी है। हमारे विशाल भाई और इंजीनियर सिंह आप दोनों से गुजारिश है चंद्रशेखर आजाद में नुकसान हो रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सुचारू रूप से बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर आप दोनों को रोकना चाहूंगा और आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैंने सवाल किया है, क्योंकि अगर मैं सवाल करता हूं तो उसकी जानकारी भी रखता हूं। मैंने आप दोनों से ये पूछा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अगर तेलंगाना जाते हैं तो उनका विरोध क्यों, और प्रकाश अंबेडकर अगर तेलंगाना जाते हैं तो उनका विरोध क्यों नहीं हुआ था?
तो मैं बता दूं कि जब 125 फीट की बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने के लिए जब प्रकाश अंबेडकर को आमंत्रित किया जाता है, तब आर एस प्रवीण कुमार के खुद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो कहते हैं कि प्रकाश अंबेडकर इस बात को समझ लीजिए कि ये वही केसीआर है जिनके माध्यम से भारतीय संविधान को बदलने की बात कही गई थी। आज वो बाबा साहब की अगर मूर्ति बना रहे हैं तो आप उनके इस अनावरण में क्यों शामिल हो रहे हैं? ये सवाल आर एस प्रवीण कुमार के माध्यम से उस वक्त उठाया गया था। इतना ही नहीं, आर एस प्रवीण कुमार के माध्यम से तकरीबन 22 वो सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब जी उनके मैं ट्वीट दिखा सकता हूँ जो आर एस प्रवीण कुमार के माध्यम से किया गया था और प्रकाश अंबेडकर को लेकर ट्वीट किया गया था। और इसी के साथ साथ उन्होंने सवाल पूछे थे केसीआर को कि इस अगर बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बना रहे हैं तो पूरे तेलंगाना के अंदर में तमाम जो समस्या है जिसको लेकर उन्होंने जो सवाल करे उसका जवाब अब तक केसीआर ने नहीं दिया है। तो ये लगातार चीजें है, तो मैं वही आप दोनों से रूबरू करवा प्रकाश अम्बेडकर को लेकर भी आर एस प्रवीण कुमार ने प्रतिक्रिया दी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। अगर अभी मेरे पास में फोन नहीं है, मैं आपको मैं शेयर कर दूंगा जरूर। अगर मैं गुजारिश करूंगा बोला था महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ेंगे अम्बेडकर जी, तो उसका कटिंग ये आप देख लीजिए स्क्रीन पे। मैं जो कुछ बात बोल रहा हूँ वो भी प्रूफ के साथ ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल हम भी एक्सप्रेस बिल्कुल जो भी चर्चा होंगी जो भी बातें होंगी, क्योंकि तमाम हमारे साथ में जो जितना लोग हैं जिनको हम सच्चाई दिखाएंगे, सच्चाई बताएंगे। उतना समय बर्बाद जब प्रकाश अम्बेडकर जी मिले थे केसीआर से नहीं हुआ। आज इतना तांडव हाईलाइट कर दिया गया है, सबको यही लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने ये किया वो किया, पर जब प्रकाश अम्बेडकर जी मिले तब ज्यादा कुछ तांडव नहीं हुआ था। क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर जो है महाराष्ट्र से आते हैं और जो चंद्रशेखर है उत्तर प्रदेश से आते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगकर, इसीलिए उनका जो है इतना विरोध हो रहा है। क्योंकि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी है और उत्तर प्रदेश में भी वो बहुजन समाज पार्टी की खिलाफत करते हैं। और इससे पहले भी उन्होंने विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें या फिर नगर निगम की बात करें तो बसपा के खिलाफ ही काम किया है। और तमाम लोग जानते हैं कि वो बसपा के खिलाफ ही करते हैं। उनके स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, कभी दुआ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी सक्सेस नहीं कहेंगे, उन स्टेटमेंट को नहीं ले रहे हैं। ये बोल रहे कि काम करते हैं ग्राउंड पर, तब वो बसपा की खिलाफत करते हैं। वही अगर प्रकाश अम्बेडकर की बात करते हैं तो प्रकाश अम्बेडकर जी का जो है ना एक लोकसभा क्षेत्र छोड़कर सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर एक लोकसभा क्षेत्र अगर आप छोड़ दे तो प्रकाश अम्बेडकर का ज्यादा कुछ जनाधार नहीं है। और जो भी कुछ प्रकाश अम्बेडकर को मिलता है वो प्रकाश अम्बेडकर को बायोलॉजिकल आइडेंटिटी की वजह से मिलता है। मतलब प्रकाश अम्बेडकर का जो अभी जो मान सम्मान है वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी बाबा साहब अम्बेडकर के जो है वो पुत्र है, इस वजह से उन्हें मिलता है। तो ये और बहुजन समाज पार्टी पहले रिजेक्ट कर चुकी है। बसपा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बसपा के जो वोटर्स है वहां वो आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये बसपा की खिलाफत करते हैं। तो इसी और रही बात वहां पर तेलंगाना के अंदर जो है मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना में प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी का कोई जनाधार होगा जिस प्रकार से चंद्रशेखर का है। लेकिन चंद्रशेखर जो है वो यूपी के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं एज अ बी टीम बनिए, इसी प्रकार से बहुत केसीआर की बी टीम बनने के लिए गया है, इसीलिए चर्चा हो रही है। हमारे चर्चा जी विशाल भाई, इस चर्चा को हम कंक्लूड करेंगे, तकरीबन काफी समय हो चुका है। अगर इस तरीके से हम चर्चा करते रहे तो शायद हमें लगता है कि हाँ जी आखिरी बात कह दीजिए, फिर मैं एक सवाल करता हूँ, फिर हम कंक्लूड करते हैं जी। चंद्रशेखर आजाद जब अखिलेश के पास सीट के लिए जाते हैं, जयंत के साथ बैठते हैं तो उनको उनकी बी टीम घोषित किया जाता है। जब चंद्रशेखर आजाद बहन जी के सम्मान में अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं तो उनको क्यों नहीं देखा जाता? चंद्रशेखर आजाद के दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। देखने के लिए चंद्रशेखर आजाद में बहुत लाभ बुराई है, क्या है क्या नहीं। हर पार्टी में बुराई है, हर पार्टी में अच्छा है। आखिरी जहाँ से हमने चर्चा को शुरुआत की थी उसी को फिर से एक बार करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद का बच्चा आपने बोला महाराष्ट्र में वही जो चंद्रशेखर है जो बहुजन समाज पार्टी को बसपा की कटपुतली दिखाया था डर मारा किसी को, ये वही है चंद्रशेखर। जो चर्चा देख रहे हैं तो आप उस बयान को भी देखें क्योंकि बहन जी मेरी गुरु है, ये भी तो उन्होंने बोला था। वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उसको कोई बेस नहीं होता। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि वो तो बहन जी को बुआ जी बोले, क्यों सारी दुनिया जब जिनको बहन जी बोलती है उसको बुआ जी क्यों बोलते हैं? क्या है इसका मतलब? ये है कि वो उनका सम्मान एज ए पॉलिटिकल
है वो जाति की वजह से नहीं है, पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से है। मायावती की जो आइडेंटिटी है वो बायोलॉजिकल नहीं है, जाति की वजह से नहीं है कि समाज से आते इसीलिए चाहिए। तो वो नहीं, वो बिल्कुल करते हैं, जाति की वजह से करते हैं, वो नेता स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए बात नहीं रखनी चाहिए, दोनों तरफ देखना चाहिए। चंद्रशेखर पॉलिटिकल स्टेटमेंट का कोई बेस नहीं होता है। और ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते हैं बुआजी वाले या कठपुतली वाले, ये क्या है, इनको नहीं देखना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ विशाल भाई, एक मिनट, क्योंकि देखो थोड़ा सा सवाल लेने शुरुआत हमने जहां से की थी उसी को लेकर करके आप दोनों से समान सवाल करता हूं, और उसके बाद में आप जवाब रखिएगा अपने, और उसके बाद में और एक सवाल करूंगा, उसके बाद में इस पर चर्चा को कंक्लूड करेंगे। काफी समय हो चला है, लगातार लोग हमसे जुड़े, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, हमारी इस चर्चा को बड़े ही गंभीरता से आप सुन रहे हैं, और जो लोग खास तौर पर लगातार कमेंट कर रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया, लगातार तमाम कमेंट को हम यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत हमने की थी कि बसपा से डर कर केसीआर की जो रातों की नींद उड़ी हुई है, क्या इससे कहने के चंद्रशेखर आजाद का इस्तेमाल करने के लिए केसीआर इस तरीके के हथकंडे अपना रहे? क्या केसीआर के माध्यम से जानबूझकर चंद्रशेखर आजाद के लिए मुलाकात की गई? इसके ऊपर में विशाल भाई आखिरी आपकी बात कम से कम शब्दों के अंदर मैं जानना चाहूंगा, उसके बाद में स्नेहा जी आपसे जानना चाहूंगा जी। बसपा के डर से जब केसीआर की नींद उड़ी हुई है, जब चंद्रशेखर आजाद का सहारा ले रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना या आरएस परिगुण ने जो बयान दिए हैं चंद्रशेखर आजाद के इतने विरोध में, वो बयान देना, तो यही लगता है कि चंद्रशेखर आजाद वहां पे मजबूत दिख रहे हैं उनको, तभी उन्होंने बयान दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद का वजूद है तभी उन्होंने बयान दिए। अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूत है तो क्यों चंद्रशेखर आजाद के विरोध में इतने बयान देने में अपना समय व्यर्थ कर रही है? जी, चंद्रशेखर आजाद का वजूद तेलंगाना के अंदर में है, तो इसको लेकर क्या बताएंगे? कितना वजूद है चंद्रशेखर आजाद का तेलंगाना के अंदर में, और कितनी कड़ी टक्कर दे सकते हैं आरएस प्रवीण कुमार को? जी इंजीनियर्स में मैं ये बात जी विशाल भाई अभी जवाब देने दीजिए। हाँ हाँ बताइए जी। हाँ स्नेहा जी बोलिए। हाँ जी स्नेहा जी बताइए। देखिए जो वजूद है, वजूद तो आंकड़ों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में है और आंकड़े ही तय करते हैं कि किसका कितना वजूद है। फिलहाल जो है आजाद समाज पार्टी के पास आंकड़ा नहीं है, और इसी वजह से हम अभी ये नहीं कह सकते कि कोई आंकड़ा है। लोकप्रियता है और फॉलोअर है, और तमाम लोग जानते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर जो अच्छा खासा जो पकड़ रखते हैं चंद्रशेखर, लेकिन उसको वोट बैंक में तब्दील करने में ये तो समय बताएगा कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन केसीआर जो इस्तेमाल कर रहे हैं चंद्रशेखर का, इसमें कोई शक नहीं है। आप चमचा युग उठाकर देखो, चमचा युग के सारे फॉर्मूलों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि जब जब भी ओरिजिनल आंदोलन आगे बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए किस प्रकार से मनुवादी मूवमेंट जो है वो लगातार षड्यंत्र करते हैं। वही फॉर्मूले में ये तमाम चीजें जो है वो फिट होती है। अगर आप अलग से समझेंगे पराजी, तो हम पुनः बैठ पर चमचा युग पर जरूर चर्चा करेंगे। जी फिर एक बार हम चर्चा करेंगे। विशाल भाई हमारी चर्चा को इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि चर्चा लगातार बढ़ रही है और समय काफी होता चला है। मैं चाहता हूं कि हमारी चर्चा आगे बढ़े। जी जी ये कंक्लूड कर दीजिए शॉर्ट में, उसके बाद में मैं कंक्लूड करता हूँ। जी आखिरी बात। अभी मुझे भी थोड़ा काम है। 1 मिनट जी। जब चंद्रशेखर आजाद का कोई वजूद नहीं है तो इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? इग्नोर कीजिए, फाइनल खत्म कहानी, और वो तो समय बताएगा आंकड़े। विशाल भाई ये कोई इशू नहीं है, आप जो बोल रहे हैं ये कोई इशू नहीं है। लोग अच्छी चीजों के लिए भी फेमस होते हैं, बुरे चीजों के लिए भी फेमस होते हैं। वजूद तो जो है जो इलेक्शन कमीशन का डेटा बताएगा, अभी नहीं पता चलेगा। इसलिए अभी यही मैं बात कह रहा हूँ कि हम समय देखना चाहिए, परखना चाहिए, समय क्या किस मोड़ पे किसको ले जाता है ये देखना चाहिए। अभी क्या पता तेलंगाना में कौन क्या कर जाए, अभी समय है अभी जी। ये बात तो पक्का है कि चंद्रशेखर जो है वो केसीआर के लिए वोट मांगेंगे, ये तो बात पक्की है 100%। कल विशाल भाई लिख लो, कल को चंद्रशेखर आजाद जो है वो तेलंगाना जाएंगे और वोट मांगेंगे केसीआर के लिए बसपा के विरोध में। ये कोई नई बात नहीं है, हम यूपी में देख चुके हैं।
जी, तो हमारे इस चर्चा को अभी हम कंक्लूड के तरफ में लेकर चलते हैं। लगातार तमाम पूरी चर्चा का जो सारांश हम देखते हैं, जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, बाबा साहब के राइटिंग स्पीचेस को जब हम पढ़ते हैं, तो एक चीज निकल कर आती है। बाबा साहब बड़े ही मजबूती से और बड़े ही बुलंदी से एक बात रखते हैं कि इस वास्तविक राजनीति के अंदर में जिस भी वक्त में आप है, उस वक्त एक नेता होना चाहिए, एक पक्ष होना चाहिए, एक पार्टी होना चाहिए और उसका एक झंडा होना चाहिए, उसका एक झंडा होना चाहिए। बात बाबा साहब ने लिखित रूप से अपने राइटिंग स्पीचेस में कही और इस पूरी चर्चा से यही निकल कर आता है कि वर्तमान स्थिति के अंदर में बहुजन समाज अपना नेता किस तरीके से चुनेगा, किस और अपने नजरों को लेके जाएगा, किस तरीके से अपने वोटों को उन पाले में लेके जाएगा जहां पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज का असर प्रतिनिधित्व है। इस तमाम चर्चा को लेकर जिस तरीके से लगातार लोगों की हमने प्रतिक्रियाएं देखी और खासतौर पर लोगों के जो कमेंट्स आए, कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी कमेंट्स लगातार लोग कर रहे हैं और 300 से अधिक लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं। आप तमाम लोगों से अभी भी गुजारिश है कि इस चर्चा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अगर इस चर्चा को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर शेयर करें और फॉलो जरूर करें। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस तरीके की तमाम चर्चा लगातार हम आपके साथ में रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि देश के अंदर में किस तरीके से बहुजन जी जी, और साथ ही साथ हमारे साथ में मौजूद बी मिशन टीवी के हमारे जो भाई है विशाल बी मिशन टीवी से, यहाँ पर भी जाकर आप इन्हें भी सब्सक्राइब कर दें। विशाल भाई, आपको अगर ये हमारी चर्चा का अगर पूरा का पूरा वीडियो अगर आप अपने चैनल पर डालना चाहते हैं तो वो भी हम आपकी वीडियो दे सकते हैं और वहां पर भी आप अपने चैनल पर तमाम चर्चा को चला सकते हैं। तो इस तरीके से आज की हमारी चर्चा रही। जिन तमाम लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का एक अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी तरीके से लगातार हमसे जुड़ते रहिए। हम आपके साथ में इस तरीके से तमाम सवाल करते रहेंगे, जवाब आप देते रहिएगा। बहुजन समाज को एक असल दिशा की तरफ में ले जाने का हम लगातार काम करते रहेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नई चर्चा में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत जी। हो गया? हाँ जी जी, खत्म हो गया। लाइव चल रहा है, लगता है। बहुत अच्छा लगा यार।